हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। तो एक बार फिर से न्यू सिलेबस की वीडियो लेके आए हैं हम। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हम। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया कि मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है जी, वो बेसिक चीज़ें की। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। थर्ड लेक्चर है एंड आज हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात करने वाले हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी। तो उससे जस्ट पहले एक चीज़ और बता दूं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे चाहिए कहीं कहीं। तो दैट इज़ योर कंपेरेबल मैट्रिक्स। यानी क्या बोला जी? कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है जी। तो कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स का प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात हो रही है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है जी। तो मैंने क्या बात की? कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होगी? तो एनी टू मैट्रिक्स, ठीक है, टू मैट्रिक्स, और वी कैन से एनी टू मैट्रिक्स, एनी टू मैट्रिसेस said to be कंपेरेबल। किसकी बात कर रहे हैं हम जी? कंपेरेबल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को मैं कंपेरेबल कब बोलूंगा? एनी टू मैट्रिक्स सेड टू बी कंपेरेबल only when कब? when they are of same order, अब ऑर्डर के बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं। ठीक है जी। तो क्या बोला मैंने कि कोई भी दो मैट्रिक्स मैंने ली, उनको मैं कंपेरेबल कब बोलूँगा? जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, तब दो मैट्रिक्स को क्या बोलूँगा? कंपेरेबल बोलूँगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने मैट्रिक्स ली, ये क्या ऑर्डर है जी? 2 रो एंड 1 कॉलम, 2 into 1 इसका ऑर्डर है। दूसरी मैट्रिक्स ली, लेट बी मैंने ये ले ली, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 into 1 ही है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? मेरी कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो कोई भी ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लो एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ऑर्डर क्या है? 2 into 2। क्या ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं? ये कंपेरेबल नहीं है जी। क्यों नहीं है? इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका ऑर्डर 2 into 1 है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता हूँ, मान लो ऐसी मैट्रिक्स ली, तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 2। क्या अब ये मैट्रिक्स किसी तीनों के साथ कंपेरेबल है? चेक करते हैं। इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इनका 1 into 2 है, तो ये तो नहीं हो सकती। ठीक है जी। इसके साथ चेक करो, ये 2 into 1 है या 1 into 2 है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2 रो है जी, और यहाँ पे ओनली 1 रो इज देयर। यहाँ पे 1 कॉलम इज देयर एंड देयर इज 2 कॉलम्स। यहाँ 1 कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है। दैट मीन्स दे आर नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल मतलब सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर का मतलब ये चीज़ समझ जाओ, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? कंपेरेबल कब बोलूँगा? जब नंबर ऑफ रो यहाँ जो है वही यहाँ होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ कि लेट बी एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर देयर। मैट्रिक्स ए को मैंने लिखा ए आई जे एंड ऑर्डर ऑफ ए इज m into n, और मैट्रिक्स बी को मैंने लिखा बी आई जे एंड ऑर्डर ऑफ इज दिस इज p into q। दो अलग अलग मैट्रिक्स है, तो मैं ऑर्डर भी अलग लिखूंगा, एन ए एन बी। आई जे तो सिंपली रो एन ith रो एन जेथ कॉलम बताता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एलिमेंट मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चीज़ें क्लियर? सो मैंने क्या बोला? इन दो मैट्रिक्स को मैं कंपेरेबल कब बोलूँगा? मान लो मैंने बोला कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है जी? मेरी कंपेरेबल हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों का ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रो क्या है? m, इसमें नंबर ऑफ रो क्या है? p। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकंड रो। दैट्स इट। नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स, एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकंड मैट्रिक्स। दैट्स इट। यानी जितने नंबर ऑफ रो पहले मैट्रिक्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ रो सेकंड में होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स में होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में भी होने चाहिए। तो ये कंडीशन होती है मेरी कोई भी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होने के लिए। ठीक है जी। तो इसका यूजेस जब हम ऑपरेशंस करेंगे मैट्रिक्स के तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं है, और इन जनरल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते।
तो अब कंपेरेबल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या फिर दो मैट्रिक्स को इक्वल मैं कब कहूँगा उसकी बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा था, ऐसा ही सिंपल मेरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी रहेगा। देखिए इसने क्या बोला है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करता हूँ। सो फिर से भाई पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो एनी टू मैट्रिक्स, टू है तो मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल ओनली व्हेन द फर्स्ट कंडीशन। देखो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए मैंने क्या बोला, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलूंगा मैं, जब पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम, देयर ऑर्डर इज सेम, और वी कैन से दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड। अब ये इतनी बात तो हमने कंपेरेबल मैट्रिक्स में भी बोली थी, ठीक है, कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके अलावा क्या हुआ है, एंड each element of first matrix must be equal to the corresponding elements of सेकेंड मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला भाई, ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई, इसको हम अब सही से समझते हैं कि मैंने बोला क्या है। मैंने क्या बोला भाई, कोई भी दो मैट्रिक्स उनको इक्वल कब बोलूँगा मैं, पहली चीज़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर और देयर ऑर्डर इज सेम, और वी कैन से दे आर व्हेन दे आर कंपेरेबल। ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, कंपेरेबल मतलब जिनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। और एनी टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल व्हेन दे आर कंपेरेबल, एंड कंपेरेबल के साथ एक और कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो है मस्ट बी इक्वल होना चाहिए किसके, टू द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इस क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड्स का आई थिंक आप मीनिंग जानते होंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे ली कि लेट बी इट इज A11 A12 A21 A22, ये मैंने 2 × 2 की कोई भी मैट्रिक्स लिख दी इन जनरल, ठीक है जी। और दूसरी मैट्रिक्स मान लो मैंने कुछ भी ले ली, सो यहाँ पे मैं एलिमेंट को B से, तो B11 लेट बी इट इज B12 B21 एंड B22 इन जनरल हम A लिखते हैं तो हैबिट बन जाती है। सो ये मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 2। तो मैंने क्या बोला कि दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होगी, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ ये कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, क्या मतलब है, A11 जो है B11 के इक्वल, यानी फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आता है, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आता है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब A11 जो है B11 के इक्वल होना चाहिए। A12 किसके इक्वल होगा, सिंपली जी ये B12 के इक्वल होगा, यानी ये एलिमेंट यहाँ, यानी ये फर्स्ट प्लेस पे आता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही एलिमेंट होगा, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही एलिमेंट होगा। अगर मैं A21 की बात करूँ, दिस बिकम B21 के इक्वल होगा, सेम एज इट इज A22 जो होगा वो B22 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बोलता है मेरा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने बोला भी ये इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब सिंपली मैंने दो इक्वल मैट्रिक्स को रखा है। दो इक्वल मैट्रिक्स मतलब कि भाई जो ये मैट्रिक्स है वही सेम एज इट इज ये मैट्रिक्स होगी, तभी ये इक्वल मैं बोलूँगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 1 2 एक मैट्रिक्स है, तो ये किसके इक्वल हो सकती है, ये सिर्फ इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो सकती है, सेम एज इट इज। इसका कहने का मतलब ये है, यही चीज़ होती है भाई, मुझे पता है 5 = 5 ही होता है, ठीक है जी। तो वही बात ये बोल रहा है, बस चीज़ें क्लियर। इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी पे बेस्ड है। 6 to 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर मैं छोड़ दूँ तो 6 to 9 आपको इसी चीज़ पे लेना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। तो फर्स्ट थिंग मुझे देखनी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए
कि उनका हर एक एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग को एक बार और समझना चाहो तो देखो, मान लो मैं इसको 2,1 लिख दूं, तो क्या अब ये मैट्रिक्स इक्वल है? ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि भाई ये फर्स्ट एलिमेंट है A11, ये जो है A11 के इक्वल यानी इसके इक्वल होना चाहिए, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स दिस इज नॉट दिस बोथ द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। सिंपल, चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स देखना है। अब इसके भी एलिमेंट 1 2 है, इसके भी एलिमेंट 1 2 ही है, बट पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने बोला A11 जो है A11 B11 के ही इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट ऐसे सेम हो सकते हैं बट उनकी पोजीशन वाइज भी वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, इस पर चीज़ें और अच्छे क्लियर होगी। सो दिस इज योर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बस आज का थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका थ्योरेटिकल पार्ट आज का कंप्लीट है। अब हम इस पे बेस्ड करेंगे क्वेश्चंस और आज एक्सरसाइज 3.1 को कर देंगे हम कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। मैट्रिक्स मुझे गिवन है, दैट इज योर 4 3x5 4 3x5, ये एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है। तो ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको जी? ऑर्डर है 2 × 2। ये मुझे इक्वल गिवन है YZ15 YZ15, ये मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 × 2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ता हूँ कि क्या पूछ रहा है वो मेरे से। उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, इन तीनों की वैल्यूज मुझे निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन मुझे गिवन है। तो अब इसने ये बीच में इक्वल टू का साइन दिया, इसका क्या मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के क्या है? इक्वल है। ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान से देखिए, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। इसने दिया नहीं था, मैंने लिख लिया। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल बोल रहा है तो 100% वो दोनों क्या होगी? कंपेरेबल होगी, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि भाई ये जो अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैंने पहले बात की, ये कौन सा है जी? A11, ये किसके इक्वल होना चाहिए? A11 के ही इक्वल होना चाहिए। मीन्स दिस 4 मस्ट बी इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा? 4 आएगा। y इक्वल टू क्या आएगा जी? 4 आएगा। चीज़ें क्लियर? अब सेकंड देखिए, A12 जो है वो A12 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स 3 मस्ट बी इक्वल टू z, 3 मस्ट बी इक्वल टू z। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आप x, A21 जो है किसके इक्वल होना चाहिए? x इज इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। और लास्ट देखो 5 जो है वो 5 के इक्वल ही है। तो इसके साथ ही मेरा आंसर आ गया। यही मेरी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इट्स वेरी सिंपल। सो दैट्स इट। मुझे क्या देखना है? सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने देखा कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हम, इन जनरल बोलते हैं A11 जो है A11 के इक्वल होना चाहिए, A12 जो है A12 के इक्वल होना चाहिए, A21 जो है A21 के इक्वल होना चाहिए, एज इट इज A22 जो है वो A22 के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी 5 5 ही गिवन है। तो इसका मतलब मुझे x की जगह 1 रखना चाहिए, y की जगह 4 रखना चाहिए और z की जगह 3 रखना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? सेम, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर? सो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं, चलो। सेकंड पार्ट में इसने गिवन है x + y 5 + z एंड 2 एंड दिस इज योर xy। ये एक मैट्रिक्स गिवन है एंड इक्वल टू मुझे गिवन है 6 2 5 8 6 2 5 8। ये दो मैट्रिक्स है जी। इक्वल टू का साइन है, मतलब दोनों 100% इक्वल होगी, ठीक है जी। ऑर्डर क्या है? 2 × 2 की ये है, 2 × 2 की ये है, ठीक है। तो इक्वलिटी की क्या कंडीशंस होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, मैंने चेक कर लिया। नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अब ये देखिए, पहला एलिमेंट ये है, किसके इक्वल होना चाहिए? इसके पहले एलिमेंट, मतलब 6। A11 जो है A11 के इक्वल, यानी x + y जो है वो दिस मस्ट बी इक्वल टू 6। लेट बी दिस योर इक्वेशन नंबर 1। चीज़ें क्लियर? 2 इज इक्वल टू 2, ये तो ऑलरेडी है, इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे x, y और z की वैल्यूज निकालनी है। थर्ड मैंने देखा 5 + z। तो नेक्स्ट इज योर 5 + z मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए? दिस इज योर A21, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 - 5 मीन्स 0। एक वैल्यू मिल गई, z क्या मिल गया? 0। द लास्ट वन इज योर xy।
A22 इज योर XY एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 8। चीज़ें क्लियर? लेट बी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये मैंने सिंपली किया कि भाई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। A11 इक्वल टू A11, A22 इक्वल टू A12 इक्वल टू A12, A21 इक्वल टू A21 एंड A22 इज इक्वल टू A22। मैंने सिंपली लिख दिया। तो इससे तो मेरी ये वैल्यूज मिल गई, बाकी बचा ये दो। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो बच्चों वाले काम है जी। कैसे करोगे? किसी भी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकालो, किसी एक की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, या यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पुट कर दो। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको आसान लगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ। दिस बिकम योर 6 - x। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, लेट बी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हेयर, सो यू गेट हेयर x इंटू वाई इज योर 6 - x होल इक्वल टू 8। चीज़ें क्लियर? ठीक है जी। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला आपका, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, फटाफट से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी मुझे इतना ब्रीफली करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि इक्वेशन नंबर 1 ये 2 है, 2 ये है। सब्जेक्टिव होते तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू गेट दिस एंड देन वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है जी। बट अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो फटाफट से आप कर सकते हो। आपको पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा आपका रफ वर्क रहने वाला है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जितना कॉन्सेप्ट सीख सको अच्छी बात है। x को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर 6x - x² इज इक्वल टू 8। इन सबको उधर लेके जाता हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा 0 इज इक्वल टू x - x² उधर जाएगा तो प्लस का x², प्लस का 6x उधर जाएगा माइनस का 6x, और ये हो जाएगा प्लस का 8। यही बचा। अब मैं इक्वल टू 0 यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो इन जनरल हम वहाँ लिखते हैं, तो मैंने वैसे लिख दिया। नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक ये सॉल्व करनी आती है। +2 के बच्चे हो तो आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, कोई दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनको ऐड करूँ तो -6 मिले, मल्टीप्लाई करूँ तो 8 मिले। तो सिंपल सा दिख रहा है, माइनस का 4 माइनस का 2, ऐड कीजिए यू गेट -6, मल्टीप्लाई कीजिए यू गेट 8। तो x क्या, माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 होल इक्वल टू 0। ठीक है। और इसका मैं डायरेक्टली सॉल्व भी बता दूंगा। आई थिंक कुछ बच्चों को आता होगा पहले से, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड देन मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। x कॉमन लोगे बचेगा x - 4, यहाँ से -2 कॉमन लीजिए, अगेन यू गेट x - 4 होल इक्वल टू 0। यही बोलते थे, ये सेम है, इसका मतलब मैंने सही किया है। तो फिर से मैंने x - 4 को लिया कॉमन, अंदर बचेगा x - 2 होल इक्वल टू 0। सो नाउ दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब या तो फर्स्ट टर्म 0 हो और या फिर सेकेंड टर्म 0 हो। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 4 होगा और x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x, y, z की। ठीक है। मैं क्या बता रहा था, देखो अगर ऐसी टर्म्स आपको मिलती है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इसका शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, कि फटाफट से अगर मुझे निकालना हो, कैलकुलेशन करनी हो, बट अगर फुल प्रूफ मेथड आता है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। टाइम की वो नहीं है। अब ये मत सोचना ऑब्जेक्टिव है तो मुझे क्या करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान, मतलब फालतू की चीज़ें देखने लग जाओ यूट्यूब पे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आता है, अगर इसको 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे अच्छे से ध्यान से कर लेते हो ना, आपको खुद से समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली फैक्टर बनाते ही आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं ये चीज़ें बताता हूँ एक बार। इसको उठा देते हैं। अब मेरी x की वैल्यूज क्या आई है जी, 4 और 2 आई है। तो व्हेन मैं बोलता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, x जब 4 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, y इज इक्वल टू 6 - x था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 6 - x मतलब 4, दैट इज इक्वल टू 2। तो x जब 4 होगा y 2 होगा। लेकिन जब x की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू 2 आई ना, 4 और 2, तो x जब 2 होगा तो y क्या होना चाहिए, दैट इज 6 - 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 4। सो नाउ योर आंसर इज, z तो फिक्स है 0 है, तो जब x की वैल्यू क्या थी मेरी, जब x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, y की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो z क्या रहेगा 0। तो एक तो आंसर ये होगा, और दूसरा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू जब 2 होगी, y की वैल्यू 4 होगी और z तो रहेगा 0। तो ये दो आंसर आपके एक साथ आएंगे। ठीक है, दिस और दिस इज योर आंसर। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। हो जाएगा, दैट्स इट। तो मैं क्या बता रहा था, सिंपली देखो, ये जब भी करो ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे 6x + 8, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, x² का ऑप्शन क्या है 1 है, या बना लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर ऐसा है तो सिंपली कुछ नहीं करो, जो मेरे फैक्टर बने थे क्या बने थे, -4 एंड -2, इनका साइन चेंज कर दो, दैट इज योर रिजल्ट, वही आपका आंसर होता है। आप ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो, देखो 4 और 2 इज योर आंसर।
तो इसके जो भी फैक्टर बनेंगे उनके सिर्फ साइन चेंज कर दो, जो भी फैक्टर बने उनके साइन चेंज करने हैं, दैट्स योर आंसर। मान लो यहाँ पे कुछ और होता, ठीक है, यहाँ 2 4 3 कुछ भी हो, लेट भी मैंने ए इन जनरल ले लिया, तो कुछ नहीं करना, जो भी फैक्टर बने उनको इस ए से डिवाइड करता हूँ और साइन चेंज करके, साइन चेंज तो हर बार करना है। अगर यहाँ 1 है तो जो फैक्टर बने उनके साइन चेंज कर दो, योर आंसर इज देयर। बट यहाँ पे मान लो ए है, फिर आपने फैक्टर बनाए तो इस ए से इनको कर दो डिवाइड, यू गेट योर आंसर, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो गो विद दिस मेथड, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ कि जब ये चीज़ें समझ में आ जाती है या फिर आपको इन जनरल आप इनको प्रैक्टिस में ले लेते हो, ट्रिक्स कभी भी करो, कहीं से भी करो, डजेंट मैटर। कोई भी आपको बता रहा है, मैथमेटिक ट्रिक आप कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वाइज सीखिए उसको, और जितनी हो सके अगर आपने एक बार एक ट्रिक सीख ली है उस पर बेस्ड अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उस ट्रिक को डायरेक्टली एग्जाम में जाके यूज़ मत करना, 99% आप गलत करके आओगे, ठीक है, ठीक है। इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि आपको ट्रिक आपने इतनी अच्छे से यूज़ की हो कि आप फैमिलियर हो उस चीज़ के लिए, तभी यूज़ करो, अदरवाइज बेटर है कि फुल प्रूफ मैथमेटिक्स से चाहिए। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये चीज़ें देखो, ये हमारा टिक पॉइंट होता था ना, ये हम चेक करते थे 9th-10th में जब हम पढ़ते थे कि सर ये और ये जब इक्वल आएगा इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, अदरवाइज मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मे बी आपने अगर फैक्ट्री गलत बना दी है, यहाँ आपने मान लो फैक्ट्री गलत बना दी है, तो फिर क्या होने वाला है, फिर तो आपका आंसर गलत ही आने वाला है। बट यहाँ पे आपने अगर फैक्टर गलत बनाए तो आप यहाँ पकड़े जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें सेम नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी, इसका मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया वापस से कि भाई एक बार चेक कर लो, शायद मैंने कुछ गलती की है, ठीक है। तो फुल प्रूफ मेथड में ये अच्छा रहता है। तो एज यूजुअल जैसे आपको चीज़ें दिख रही है, आपकी प्रैक्टिस इतनी इनफ हो चुकी है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब मूव करते हैं थर्ड वन में। चीज़ें क्लियर भाई यहाँ तो? सो अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है एंड दिस इज योर, ये तो देखो बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो। एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड इज आई थिंक दिस इज योर मैट्रिक्स, दिस मस्ट बी, ये इक्वल टू मुझे गिवन है 957। अब देखो दो मैट्रिक्स है, इक्वल गिवन है, ऑर्डर क्या है दोनों का जी? अगेन अब देखो ये एक सिंगल एलिमेंट है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3 + 4, ठीक है। ऐड करोगे तो मीन्स दिस इज इक्वल टू 9, ये 9 लिखा हुआ है एक तरह से, ये बोल सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू है, नहीं, समझा रहा हूँ बस, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कुछ ऑपरेशन लगा हुआ है। चीज़ें क्लियर? जस्ट ए मिनट। हाँ तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, ठीक है जी। ऐसा होगा A11 जो है A11 के इक्वल होना चाहिए, A21 जो है A21 के इक्वल होगा, A31 जो है A31 के इक्वल होगा। सो जस्ट लिख दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। सेकेंड वन इज x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, x प्लस जेड मतलब इन दोनों की वैल्यू 5 है, तो मैं लिख सकता हूँ y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 4। पहला आंसर मिल गया, y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है जी। लास्ट इक्वेशन देखिए आप क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू है मेरे पास 7, y प्लस जेड क्या है 7। अब इसको यहाँ रखोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो y प्लस जेड को रखो यहाँ, तो दिस बिकम x प्लस 7 इक्वल टू 9, सो x की वैल्यू क्या हो गई 2, और यहाँ y की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू क्या जाएगी, y उधर जाएगा तो 7 - 4 मीन्स दैट इज 3, सो योर x इज 2, y इज 4 एंड z इज 3, दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर? ठीक है जी, बहुत आसान है, ठीक है जी। अब थोड़ी थोड़ी इनमें नई चीज़ें सीखेंगे हम, जैसे जैसे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी जहाँ पे मेरे एक एक आंसर आ रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है हर बार इतना ही आसान रही चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हो वैसे तो, बट जस्ट सेक ऑफ कंप्लीसन मैं करवा देता हूँ। a - b 2a - b 2a + c एंड द लास्ट वन इज 3c + d। ये मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है 2 × 2 की, और ये इक्वल टू है किसके, -1 5 -1 5 0 एंड 13, ये दो इक्वेशन है। तो क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन मुझे गिवन है, यानी दो मैट्रिक्स इसने बोला कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है जी, इक्वल हैं, तो मुझे a b c d की वैल्यू निकालनी है। और एज यूजुअल मैंने बोला
चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे कैसा भी पेपर हो, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा एक एग्जाम में 100% पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? 100% पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें क्लियर। a11 यानी a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के। इक्वेशन बन गई जी 1। सेकंड देखा मैंने 2a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ a b की बात हो रही है, तो मैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर लूँ, बाद में बाकी लिख लेंगे। ये लिखना चाहो लिख लो, तो इसको लिख सकता हूँ 2a + c इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा जी। और यहाँ से 3c + d जो है वो इक्वल टू होगा 13 के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस 0 के आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं है। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट हियर माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 1। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1। पहला आंसर मिल गया जी। a b c d निकालना था, a मिल गया 1। अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। फर्स्ट में कर दें, दिस बिकम 1 माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस b इज इक्वल टू -1 सो माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 2, सो b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। पहली दो इक्वेशन का काम हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं जी। थर्ड इक्वेशन में मैंने देखा कि 2a + c है। क्या है? 2a + c। a की वैल्यू मेरे पास है जी, बिल्कुल है, पुट कर दीजिए। a है जी 1, यहाँ पुट कीजिए, तो यू गेट है 2 × 1 = 2 + c इज इक्वल टू 5। मतलब c की वैल्यू क्या आ गई जी? 3। c की वैल्यू क्या आ गई जी? 3। c की वैल्यू पुट कर दीजिए लास्ट इक्वेशन में, यू गेट d। सो 3 3 जा, ये हो जाएगा 9 + d इज इक्वल टू 13, मीन्स d इज इक्वल टू 13 - 9 मीन्स 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? 3 एंड d की वैल्यू क्या है? 4। दैट्स इट, इजी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पूछ लिया आपसे, जो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमें इक्वालिटी से, इस टाइप की इक्वालिटी से एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। a इज इक्वल टू, मुझे गिवन है कि जी a, इसने बोला a इज इक्वल टू aij m × n, ये मुझे गिवन है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम सब जानते हैं भाई ये क्या, इसने बोला है जी ये मेरी क्या है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ, अब इसने 4 ऑप्शन दे दिए मुझे। फर्स्ट ऑप्शन दिया जी कि m इज लेस देन n, m जो है n से छोटा होगा। ऑप्शन बी मुझे दिया इसने कि m जो है n से बड़ा होगा। ऑप्शन सी इज m जो है n के इक्वल होगा, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन सा होगा जी? फटाफट से बता दो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल, मतलब रो और कॉलम इक्वल, तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर? तो बहुत सही आसान था जी। ऑर्डर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही तो हमने डिफाइन किया था कि एक मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलूँगा जब m इक्वल टू क्या होगा? n। ठीक है, चीज़ें क्लियर? अब यहीं से मान लो ये बोल देता कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है जी मेरी, ये मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इनमें से कौन सा ठीक होगा? और नन ऑफ दीज की बजाय मैं बोल देता हूँ a एंड b, ऐसे दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m इक्वल टू n होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मैंने सीखा कि m जो है वो n के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होता है जी मेरी कंडीशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, कि नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखिए, क्या पहला ऑप्शन सही है? जी बिल्कुल सही है। m जो है n से छोटा है, मतलब ये कुछ ऐसे होगा जी 1 लेस देन 3, इस टाइप से होगा। तो अगर मान लो 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब बड़ा छोटा मतलब इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये भी सही आंसर है जी मेरा। अब मैं ऑप्शन बी पे गया। अब इसने बोला m इज ग्रेटर देन n, मतलब ये 2 ग्रेटर देन 1 वाली बात हो रही है जी, यानी नंबर ऑफ रो ज़्यादा है कॉलम से, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है जी मुझे, ये भी आंसर मेरा अप्लीकेबल है। ठीक है, थर्ड तो हो नहीं सकता। फोर्थ में मैं बात की, फोर्थ ने बोला a और b दोनों, तो बिल्कुल सही जी। तो इसका आंसर मतलब कौन सा टिक करना है मुझे? आंसर फोर्थ वाला टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 दोनों ऑप्शन सही होंगे, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। एक से ज़्यादा ऐसे वो घुमा के चीज़ें भी दे सकता है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चीज़ें क्लियर भाई? तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और डरने की बात नहीं है।
आप जस्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको करवाए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इसने ये बोला कि 3x + 7 एक मैट्रिक्स है 5 y + 1 2 - 3x, एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है ये, इक्वल टू मेरे पास है 0 y - 2 8 4, 0 y - 2 8 4, ये दो मैट्रिक्स मुझे गिवन है और दोनों क्या है जी, इक्वल है, ठीक है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अब देखो इसने इक्वल दी नहीं है, इसने इक्वल दी नहीं है, इसने बोला है कि भाई एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज बता दीजिए जिनके लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, जिनके लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इक्वलिटी कंडीशन क्या है जी, मैट्रिक्स कंपेरेबल होनी चाहिए। क्या दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं जी, बिल्कुल है, तो पहली कंडीशन तो कर दी इसने सेटिस्फाई, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ने बोला ना एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज बताओ जिनके लिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो, कंपेरेबल हो, तो सॉरी जिनके लिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो। तो कई बार वो ना आपके साथ ऐसे खेल कर सकता है कि 1 2 ऐसे दे दिया मान लो, और दूसरी मैट्रिक्स में ऐसे लिख दिया x, y, ये दो मैट्रिक्स दे दी। अब इसने पूछा मेरे से कि भाई एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज बताओ जिनके लिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? क्या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या मैं बना सकता हूं? ठीक है, तो जो मैट्रिक्स जैसे गिवन है जो ऑर्डर होगा वही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते हम। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। जब ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो एक्स वाई की वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता। एक्स वाई आप कुछ भी पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, इनका ऑर्डर कभी सेम ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स वाई की कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस इज नॉट पॉसिबल दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, दैट्स इट। ठीक है, जैसे इसमें भी एक ऑप्शन होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, तो उस टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। सो ध्यान रहे, इस टाइप खेल कर सकते हैं आपके साथ, वो ऐसे छोटे छोटे मैट्रिक्स दे देगा जिनका ऑर्डर ही सेम नहीं होगा, बोले एक्स वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज हैं, एक्स होगा 1 जी, वाई होगा 2, हो गया काम। नहीं, ऑर्डर ही सेम नहीं है भाई, कुछ भी रख दो आप एक्स वाई, डजेंट मैटर, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। चीज़ें क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग, वापस से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसने मुझसे पूछा कि भाई एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो वही काम करते हैं जो हम पहले करते आए थे। अगर इनको इक्वल करना है, ऑर्डर सेम है जी, बिल्कुल सेम है, तो बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं। तो फर्स्ट 3x + 7 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए फर्स्ट। तो यहीं से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, 3x = -7 मीन्स x की वैल्यू मिल गई -7/3। चीज़ें क्लियर जी? बिल्कुल। x की वैल्यू क्या आ गई? -7/3 आ गई। देखते हैं आई कि नहीं। सेकेंड मैंने देखा कि वे y 5 किसके होना चाहिए? y - 2 के, 2 को ले आइए तो ये हो जाएगा 7 = y। y की वैल्यू क्या आ गई? 7। क्या मेरे आंसर आ चुके हैं? मुझे x और y की वैल्यू पूछी गई जिनके लिए इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी 80 to 90% बच्चे बोल देंगे जी सर आ गया, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है। ठीक है, बट अच्छी बात क्या है ना, जो ये क्वेश्चन गिवन है उसके 4 ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन 4 ऑप्शन में ये आंसर कहीं नहीं है। ये आपके लिए अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है अभी बताता हूँ। देखो भाई, जब भी इस टाइप का मैट्रिक्स मिले, चाहे वो 2 × 2 की हो, 3 × 3 की हो, 4 × 4 की, डजेंट मैटर करता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो ऐसा कभी नहीं करना, ये जो गलती हम अभी कर रहे हैं कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, सेकेंड को कंपेयर किया और मैंने आंसर बता दिया। नो 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 नो, 100% ऐसे क्वेश्चन में वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा जैसे इसमें नहीं गिवन है। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि फर्स्ट ऑप्शन होगा कि जी x जो होगा वो -7/3 होगा और y जो होगा वो 7 होगा। आप फटाक से टिक करोगे और आ जाओगे, फिर बोलोगे मैं तो सही करके आया था, गलत कैसे होगा? गलत कैसे होगा अभी बताता हूँ। देखो, जब भी पहली चीज़ जो नोट करके लिख लेना, अगर आप दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल रहे हो तो उनका हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 मस्ट बी इक्वल टू ईच एलिमेंट, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 2। ये चीज़ ध्यान रखनी, हर एक एलिमेंट। फर्स्ट के इक्वल मैंने कर दिया, वहाँ से x की वैल्यू मिली। सेकंड को सेकंड के इक्वल किया, वहाँ से मिली। अब a21 को यानी y + 1 को इक्वल कीजिए आप 8 के, तो यहाँ से भी y = 7 मिला। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ से भी y = 7 मिल रहा है, यहाँ से भी y = 7 मिल रहा है, मतलब y की वैल्यू तो कन्फर्म है, यही आएगी। द लास्ट वन इज योर दिस, इट मीन्स 2 - 3x मस्ट बी इक्वल टू 4 होना चाहिए। 2 को लेके जाइए, -3x मस्ट बी इक्वल टू
4 माइनस 2 मीन्स 2, सो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 और माइनस 2 जाएगा तो -2/3। अब बताइए मुझे इन दोनों टर्म को इक्वल होने के लिए मुझे x रखना पड़ेगा -2/3। क्या रखना पड़ेगा? -2/3। और इन दोनों को इक्वल होने के लिए मुझे x रखना पड़ेगा -7/3। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो भाई, एक इक्वेशन में या एक मैट्रिक्स में x की वैल्यू तो एक ही हो सकती है ना। जैसे हम पहले भी करते थे कि अगर मैं f(x) ऐसे रखता हूँ कि x² + 2x + 1, कोई भी एक इक्वेशन है, तो अगर मुझे f(5) निकालना है तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 5 रखूँगा। क्या ऐसा हो सकता है इसकी जगह मैं 5 रखूँ, इसकी जगह 4 रख दूँ? ऐसा है? या इसकी जगह 3 रखूँ, इसकी जगह 2 रखूँ? ऐसा पॉसिबल है? नो 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 नो। तो एज यूजुअल मेरी सिर्फ एक x की वैल्यू होगी जो इस पूरे को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस x की वैल्यू मैं अलग रख दूँ, इसकी अलग रख दूँ। मान लो या z होता फिर काम चल जाता, क्योंकि ये z की वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। बट वेरिएबल क्या है? सेम है। तो जितने वेरिएबल दिखे उनको इक्वेट करना है और वहाँ से वैल्यूज निकालनी है। तो इस कंडीशन में क्या आंसर होगा जी? y की वैल्यू तो ठीक है 7 होगी तो मेरा काम चल जाएगा, बट कोई भी एक एलिमेंट इक्वल नहीं हुआ तो मेरी काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू रखूँगा तो ये सेटिस्फाई करेगा बट ये नहीं करेगा, जब ये रखूँगा तो ये सेटिस्फाई करेगा बट ये नहीं करेगा। इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। सो योर आंसर फॉर दिस वन इज बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। या फिर एज यूजुअल जैसे मैंने बोला कि x की कोई भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, y तो आ रहा है, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस इज नॉट पॉसिबल दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है, वो आप अपने आप देख लेना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इसी टाइप के ऑप्शन आपको मिलेंगे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। ठीक है, जैसे बोला नॉट पॉसिबल टू फाइंड, वैसे ही वो बोल देगा। ठीक है, सो दैट्स इट। ये एक नई चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ। मान लो अब मुझे इसकी बजाय ये चीज़ क्लियर हुई भाई। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट एलिमेंट्स को इक्वेट करता हूँ और वहाँ से मुझे किसी से सिंगल वेरिएबल की वैल्यूज अलग अलग मिल जाती है, तो इट मीन्स वो पॉसिबल नहीं है उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, मतलब वो मैट्रिक्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये है। सो मान लो यहाँ पे मैं रख देता x², ठीक है, और मान लो यहाँ पे मेरा सिंपली x बोल देता हूँ मैं, सिंपल से समझाने के लिए बस। ऐसा कुछ होता तो अब x इक्वल टू क्या होगा? पहले में तो मिलेगा x इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब y की वैल्यू तो वही है, y इक्वल टू 7 तो आ ही जाएगा। यहाँ से देखिए x² इक्वल टू क्या मिला? 4 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या आएगी? +-2, यानी x क्या होना चाहिए? या तो प्लस का 2 होना चाहिए या माइनस का 2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा। अब y तो फिक्स है, y इक्वल टू 7, वो मैंने निकाल लिया था पहले ही। अब x की वैल्यू क्या आ रही है? पहली इक्वेशन बोल रही है x प्लस का 2 होना चाहिए, दूसरी इक्वेशन बोल रही है x माइनस का 2 या प्लस का 2 होना चाहिए। तो मुझे क्या देखना है? मुझे तो ऐसी x की वैल्यू चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मैंने ध्यान से देखा, ये प्लस का 2 यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। ये +2 जो है मेरा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? y इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2। बस ये भी ध्यान रखें। दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। अगर कहीं पे दो वैल्यूज मिल रही है और यहाँ पे एक वैल्यू है, तो दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। दोनों में जो कॉमन होगा दैट इज योर आंसर, क्योंकि वही वैल्यू जो होगी वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन कर लिया तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। सो इसका आंसर था आंसर बी, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये जो डिपेंड है ये करता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो किस पे बेस्ड है? आपने अगर 11th स्टैंडर्ड में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से किया होगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या पूछा इसने? बात करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट। कैसे होंगे? फर्स्ट रो 3 कॉलम्स, मतलब 3 रो होगी और 3 ही कॉलम होंगे। तो ये कॉलम मैंने बोल दिए एंड दिस रो। तो ये इस टाइप से यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे? टोटल 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। यही होता है। ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो वापस से पढ़ता हूँ। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। इसने क्या बोला भाई? इसने ये बोला कि भाई 3 इंटू 3 की ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है जिसमें हर एक एंट्री क्या होनी चाहिए? 0 और 1 होनी चाहिए। हर एक एंट्री क्या होनी चाहिए? 0 और 1 होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी एलिमेंट आप फिल करो, या तो वहाँ पे 0 होना चाहिए या वहाँ पे 1 होना चाहिए, या तो वहाँ पे 0 होना चाहिए या वहाँ पे 1 होना चाहिए। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ मैं? ठीक है, तो ऐसे बन सकता है ना कि सारे 0 हों, या 0 यहाँ 1 लिख दिया, ये 0 ये 1 ये 0 0 0 1 1
कैसे भी मैं अरेंज कर सकता हूँ ना, बना सकता हूँ। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है उसकी इसने बात की है, ठीक है। सो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। देखो सिंपल सा, मान लो मैंने आपको 3 नंबर दिए 1, 2 एंड 3, मेरे पास 3 नंबर है 1, 2 एंड 3, ठीक है। और कितने, लेट मी, मुझे इनको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है जी, मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो भाई 3 ही डिजिट मेरे पास है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, रिपीटेशन तो अलाउ होगा तभी तो हो सकता है ना। तो रिपीटेशन इज अलाउड एंड हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट कितनी है जी, मेरे पास 3 डिजिट है। इन 3 डिजिट का यूज करके मुझे यहाँ 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कैसे बनाओगे, ठीक है, याद आया कुछ। 4 डिजिट का नंबर है, तो अब मुझे बताइए फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास है जी 1, 2 एंड 3, या तो 1 आएगा यहाँ, या 2 आएगा, या 3 आएगा। तो कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आ देगा। सेकंड को बताइए, रिपीटेशन इज अलाउड, तो इट मीन्स अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस, अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस एंड अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस। अब मुझे 4 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं ये हटा दूं तो क्या 4 डिजिट नंबर बनेगा, नहीं। इसका मतलब ये इवेंट कैसा है, डिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, अगर डिपेंडेंट है तो इनकी कर दो मल्टीप्लाई, इनकी कर दो मल्टीप्लाई। इट मीन्स 3⁴ इज योर आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो ज़्यादा ब्रीफली नहीं बता रहा मैं, परमुटेशन कम्बिनेशन आपको बेसिक से आना चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चन हो जाएगा। सो सिंपली अब मान लो सेम कंडीशन में लगाता हूँ, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। अब मेरे पास 3 की बजाय 2 डिजिट है, तो क्या होगा, दिस 2, 2, 2, 2, इनको कर दो मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम योर 2⁴ दैट्स योर आंसर, यस और नो, बिल्कुल सही है जी। सेम एज इट इज अगर मैं आपको बोलूँ मेरे को 9 डिजिट का नंबर बनाना है जी, बन गया 3, 6, 9 डिजिट का नंबर बनाना है। किसकी हेल्प से, 1 और 2, 2 ही डिजिट है, रिपीटेशन इज अलाउड। सो फर्स्ट प्लेस को मैं 2 नंबर से भर सकता हूँ, सेकंड को 2 से, थर्ड को 2 से, और हर एक प्लेस को मैं कितने वे से भर सकता हूँ जी, 2 वे से फिल कर सकता हूँ, दैट्स इट। सो योर आंसर इज 2⁹ क्लियर कट, यस और नो, ठीक है, यही इसका आंसर है। कैसे, देखिए अब मुझे यहाँ पे डिजिट गिवन है 0 and 1, 0 and 1, और मुझे कितने प्लेसेस पे इनको फिल करना है, वी हैव 9 प्लेसेस, वी हैव 9 प्लेसेस। सो पहले के पास कितने ऑप्शन है, 2, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, चौथे के पास 2, एज यूजुअल हर एक के पास कितने ऑप्शन है, 0 और 1, 0 और 1 दो ही चीज़ें आ सकती है। बट अगर मैं कोई भी एक फिल ना करूं तो क्या होगा, कोई भी एक फिल मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, मैट्रिक्स तो बनी नहीं जी, एक एलिमेंट गायब है। मतलब ये सारे क्या हैं, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 टाइम्स कर रहा हूँ। तो योर आंसर इज 2⁹ एंड 2⁹ मेरा होता है 5, 1, 2 एंड दैट्स योर आंसर। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चीज़ें क्लियर, सो दैट्स इट। सो हमने क्या रिवाइज कर लिया, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो ध्यान रहे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें 11th स्टैंडर्ड की भी आनी चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो आना ही आना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में। अगर आपने नहीं सीखा तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चलो सिलेबस में बचा नहीं है कुछ, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती, या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे मैथ्स के होते हैं वो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स योर एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा बहुत आसान चैप्टर है, और एक जो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ थी मैट्रिक्स से वो आपकी निकाल दी गई सिलेबस से, तो डरने वाली बात है ही नहीं। बहुत आसान चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, कमेंट करके बता दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, होप्स आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।